हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी-एनेट का एग्ज़ाम डेट्स अब आ चुके हैं और आपका एग्ज़ाम मई में होने वाला है। एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोर के साथ आप स्टार्ट कर दें, अभी से ही आप पढ़ाई में लग जाएं और आप रोज़ डेली बेसिस पर कम से कम 2 से 3 प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करते जाएं। यहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑल यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस रखा हुआ है। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, और इसमें कुछ और भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में। व्हाट इज़ कोरिलेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पहले करवा रही हूँ। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोरिलेशन, व्हाट इज़ कोरिलेशन। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कोरिलेशन का मतलब है सहसंबंध। किस तरह का सहसंबंध? दो चीज़ों का सहसंबंध। दो चीज़ें, इसको थोड़ा सा टेक्निकल अगर लैंग्वेज में बात करेंगे तो दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन। किस तरह का कोरिलेशन? कि एक वेरिएबल में जब चेंजेस किए जाएं तो दूसरे वेरिएबल्स में भी उसका इफ़ेक्ट पड़े, दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस दिखें। और ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल को बढ़ाया जाए तो उससे दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, या फिर वो भी घट सकता है, या फिर एक वेरिएबल के घटने से दूसरा बढ़ सकता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट सकता है। इस तरह के रिलेशन को स्टैट्स में कोरिलेशन कहा जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं। साधारण अर्थ में दो चरों के बीच के संबंध को सहसंबंध कहा जाता है, लेकिन सांख्यिकी में सहसंबंध का अर्थ दो चरों के बीच ऐसा संबंध है कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन हो जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी अर्थ में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर चैपलिन की डेफिनेशन दी हुई है। चैपलिन 1975, इन्होंने कहा है कोरिलेशन रेफर्स टू अ commitment between two variables in such a way that change in one is associated with change in the other। मीन्स इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि ये एक ऐसा कोरिलेशन है दो चरों के, दो वेरिएबल्स के बीच में, कि एक के बढ़ने से दूसरे में भी चेंजेस आते हैं। आगे हम देखते हैं। फार्कशुन कहते हैं कोरिलेशन इज़ कंसर्न्ड विथ डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन्होंने भी इसी अर्थ में इसको डिफाइन किया हुआ है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। आगे रेबर एंड रेबर की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रेबर एंड रेबर कहते हैं सांख्यिकी में सहसंबंध का तात्पर्य दो या अधिक चरों के बीच में वह संबंध है जिसमें एक चर की मात्रा में नियमित वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर की मात्रा में भी नियमित ह्रास या वृद्धि होती है। तो रेबर एंड रेबर ने भी इसको इसी अर्थ में डिफाइन किया हुआ है कि जब एक वेरिएबल में थोड़ा चेंजेस किया जाता है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी उसी डिग्री में बढ़ता है, उसी मात्रा में बढ़ता है। एक घटता है तो दूसरा भी उसी मात्रा में घटता है, या फिर एक बढ़ता है जिस मात्रा में, जिस डिग्री में एक बढ़ता है, दूसरा उसी डिग्री में कम होता है। इस तरह के ही रिलेशन को कोरिलेशन कहा जाता है। आगे गिलफर्ड की डेफिनेशन हम देख लेते हैं 1985। इनके अकॉर्डिंग सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो हमें यह बतलाती है कि किस हद तक दो वस्तुएं संबंधित हैं। एक वस्तु में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ किस हद तक दूसरे में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ इन्होंने भी इसी अर्थ में इसको डिफाइन किया हुआ है। आगे इंग्लिश एंड इंग्लिश की लास्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इतने डेफिनेशंस कराने का मेरा यही मकसद है कि आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट हों तो आपको ये याद नहीं करना पड़े, आपको ये ऑटोमेटिकली आपको ये अच्छे से याद हो जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट्स का क्लियर हो जाए। तो इंग्लिश एंड इंग्लिश बतलाते हैं सहसंबंध एक प्रकार का संबंध है
सहसंबंध इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि दो वस्तुएं अथवा चर इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक में परिवर्तन होने के साथ साथ दूसरे में भी समरूप परिवर्तन होता है। तो इन्होंने भी इसको इसी अर्थ में डिफाइन किया हुआ है। इसमें से आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगती है, एटलीस्ट एक डेफिनेशन आपको हर टर्म के बारे में आपको याद होना चाहिए। आगे हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं, जिससे कि हमें कोरिलेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन डेफिनेशंस का एनालिसिस किया और हमने पाया सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच एक विशेष संबंध है। ठीक है, विशेष संबंध कैसा? कि विशेष संबंध का अर्थ है दो चरों के बीच में सहभागी परिवर्तन। सहभागी परिवर्तन का मतलब है कि एक में अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं तो दूसरे पर बिल्कुल दूसरे में भी वो चेंजेस आएंगे, या तो वो चेंजेस पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं, सहभागी परिवर्तन का अर्थ यह है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर में ह्रास होने पर दूसरे में भी ह्रास हो। जैसा मैंने अभी बतलाया कि सहभागी परिवर्तन इसी को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, सहभागी परिवर्तन का दूसरा अर्थ यह भी है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में ह्रास हो, एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो। मतलब वो चेंजेस होने चाहिए, या तो पॉजिटिव चेंज हो या फिर नेगेटिव चेंज हो। आगे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये कोरिलेशन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आई होप आपको कोरिलेशन क्या है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को मेनली दो भागों में बांटा गया है। इसके टू टाइप्स बतलाए गए हैं, लाइनर कोरिलेशन एंड नॉन लाइनर कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध एंड अरेखीय सहसंबंध। सो लाइनर कोरिलेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। जब दो चरों के बीच ऐसा संबंध हो कि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि या ह्रास हो तो इसे रेखीय सहसंबंध कहा जाएगा। इस तरह का सहसंबंध होने पर प्रतिगमन रेखा एक सरल रेखा होती है, और रिग्रेशन के बारे में बात की गई है। और सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए अधिकांश सांख्यिकीय प्रविधियाँ इसी रेखीय सहसंबंध की अभिधारणा पर आधारित होती हैं। मीन्स ये जो लाइनर कोरिलेशन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें अगर एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में भी वहाँ पर वृद्धि ही होगी, वो पॉजिटिव ही। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। इसी को लाइनर कोरिलेशन कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस पेपर में लाइनर कोरिलेशन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइनर कोरिलेशन के बारे में क्या सही है इसके लिए आपको 4 या 6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसको निकालने में अधिकांश सांख्यिकीय प्रविधियों को यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा हुआ है, वेरिएबिलिटी को पढ़ा हुआ है, तो उन सब मेथड्स को भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं नॉन लाइनर कोरिलेशन क्या है। इसमें हम देखते हैं इसे वक्र रेखीय सहसंबंध और कभी कभी वैषम्य सहसंबंध भी कहा जाता है। ये इसके जो अलग अलग नेम्स हैं ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, वक्र रेखीय सहसंबंध। और ख़ासकर तब जब आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मे भी आ सकता है वैषम्य सहसंबंध क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन लाइनर कोरिलेशन के बारे में ही बात करी जा रही है। ये क्या होता है? जब दो चरों के बीच में रेखीय सहसंबंध नहीं होता है। मीन सिंपल सी बात है, नॉन लाइनर क्या है? जब दो वेरिएबल्स के बीच में रेखीय सहसंबंध नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉन लाइनर कोरिलेशन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ और डीप में चलेंगे। अरेखीय अथवा वक्र रेखीय सहसंबंध का अनुमान सहसंबंध अनुपात में लगाया जाता है, और इस अनुपात से पता चल जाता है कि किस मात्रा में कोई सहसंबंध अरेखीय है। अरेखीय सहसंबंध में आगे हम देख लेते हैं, चर के बढ़ने पर दूसरा चर कुछ सीमा तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है, यद्यपि पहला बढ़ता ही जाता है। मतलब लाइनर में हमने क्या देखा था कि एक चर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक चर अगर नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। मतलब एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल अगर घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी वहाँ पर घटेगा। ये तो लाइनर की बात थी। अब यहाँ पर नॉन लाइनर में क्या कहा गया है
कि जब एक वेरिएबल में वृद्धि होती है, एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कुछ सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद से वापस वो घटने लगेगा। इसी तरह से अगर एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल कुछ सीमा तक, कुछ मात्रा तक घटेगा, उसके बाद से फिर वापस वो बढ़ने लगेगा। लेकिन जो पहला वाला वेरिएबल वो घटता ही चला जाएगा। इस तरह के आगे हम पियर्सन अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उनका यूज़ रेखीय कोरिलेशन में होता है। आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे कि कौन सा कोरिलेशनल मेथड नॉन लाइनर है और कौन सा लाइनर कोरिलेशन है। यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन लाइनर कोरिलेशन क्या है। अब आगे यहाँ पर हमने लाइनर और नॉन लाइनर को हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि लाइनर कोरिलेशन के 3 टाइप्स बतलाए गए हैं। सबसे पहले तो कोरिलेशन के 2 टाइप्स हो गए, लाइनर कोरिलेशन रेखीय सहसंबंध एंड नॉन लाइनर कोरिलेशन। उसके बाद हमने इन दोनों को अलग अलग समझा। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि लाइनर कोरिलेशन के 3 सब टाइप्स बतलाए गए हैं। रेखीय सहसंबंध के 3 सब टाइप्स हैं जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन है। तो उसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। धनात्मक सहसंबंध 2 चरों के बीच में वह सहसंबंध है जहाँ एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास होता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि प्लस 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 माइनस, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मीन्स ये क्रॉस नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक लाइन में, हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल समानांतर रेखा में चलता है, इसलिए इसको रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। चैपलिन ने बतलाया है, इसको डिफाइन करते हुए चैपलिन कहते हैं धनात्मक सहसंबंध बतलाते हैं कि एक चर की उच्च स्थिति दूसरे चर की उच्च स्थिति से संबंधित है। मीन्स एक चर में वृद्धि हो रही है, दूसरा चर भी उसी तरह से उसी डिग्री में वृद्धि कर रहा है। आगे रेबर एंड रेबर बतलाते हैं धनात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर एक मीन्स ये भी इसी अर्थ में इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी, घटेगा तो घटेगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसे एक डायग्राम बना के समझाया भी गया है, इसको आप देख सकते हैं। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। मीन्स ये सेम रहेगा, समानांतर रेखा में ये चलेगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं इंग्लिश ने भी इसको डिफाइन किया हुआ है और इंग्लिश कहते हैं धनात्मक सहसंबंध 2 चरों के बीच में ऐसा सहसंबंध है कि एक चर के उच्च मान दूसरे चर के उच्च मानों से जुड़े होते हैं और एक चर के निम्न मान दूसरे चर के निम्न मानों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश ने भी इसको इसी अर्थ में यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद में रखना है, यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि धनात्मक सहसंबंध का जो रेंज होता है वो +0.00 से +1.00 तक का होता है और +1.00 को पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुका है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यह आसानी से प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं कि बुद्धि में वृद्धि होने पर उपलब्धि में भी वृद्धि होगी। मतलब किसी की अगर बुद्धि तेज होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, और कॉमन सी बात है या नहीं है, इसको रिसर्च के द्वारा इसको बिल्कुल प्रूव किया गया है। तो इन दोनों में मतलब पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर बुद्धि बढ़ेगी तो अचीवमेंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए धनात्मक सहसंबंध के रेंज को आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? ये क्रॉस में काम करेगा। आगे देख लेते हैं इसको। जब 2 चरों के बीच में ऐसा संबंध हो कि पहले चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटने लगे
अथवा पहले चर के घटने पर दूसरा चर बढ़ने लगे। ये मतलब ऐसे क्रॉस में काम करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा नीचे रहेगा, एक नीचे रहेगा तो दूसरा ऊपर रहेगा। इसीलिए इसको ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यहाँ पे कुछ 2-3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। वैसे तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर डेफिनेशंस को मैं रीड कर देती हूँ। चैपलिन ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घट जाता है। सिंपल सी बात है, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। बिल्कुल इसमें याद रखने वाली कोई भी बात नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आगे हम देखते हैं रेबर एंड रेबर ने इसको किस तरह से बतलाते हैं। रेबर एंड रेबर बतलाते हैं कि ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घट जाता है। ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कि ये क्रॉस में 1 है ऊपर, 1 नीचे, एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा। इस तरह से डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है। और इसका जो रेंज होता है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका जो रेंज होता है -0.00 से -1.00 तक होता है, और -1.00 तक पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बहुत टायर्ड होंगे तो ऑब्वियसली हम जो काम करेंगे उस टाइम पे वो काम हमारा अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर टायर्डनेस बढ़ती है तो प्रोडक्शन कम होता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा स्टडी में मन नहीं लगेगा, हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हेल्थ ख़राब हुआ, हेल्थ में अगर कमी आती है तो हमारी स्टडी ठीक है, हेल्थ अगर हमारा ख़राब हुआ तो स्टडी भी हमारी, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। जैसे हमारा जब थकान हाईएस्ट होता है तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही लो हो जाता है। ओके, सो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ज़ीरो कोरिलेशन के बारे में। ज़ीरो कोरिलेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी संबंध नहीं हो जिसमें। यहाँ हम देखते हैं जब दो चरों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो तो उसे ज़ीरो कोरिलेशन कहा जाता है। अर्थात जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। इसके बाद इसे ही शून्य कोरिलेशन कहा जाता है। आगे इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। बोलमैन इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं, शून्य सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसमें कोई संबंध प्रदर्शित नहीं होता। नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो है मतलब शून्य है, उसमें कोरिलेशन है ही नहीं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जैसे कि छात्रों की लंबाई और अचीवमेंट्स। वैसे तो इस पर हालांकि काफ़ी स्टडीज़ करी गई हैं और ऐसा रिसर्च में आया है कि जिनकी हाइट मीडियम या फिर मीडियम से थोड़ी सी कम होती है उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, ऐसा स्टडी कहती है। बट वैसे जनरली अगर हम बात करें तो अगर किसी क्लास में हम देखना चाहें कि जो बच्चों की हाइट है और उनका जो एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो कितना है, उसमें क्या रिलेशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबे बच्चों का जो अचीवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, छोटे बच्चों का अचीवमेंट, हाइट कम वाले बच्चों का अचीवमेंट कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पर बच्चों की हाइट ज़्यादा है या कम है उससे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स में। सो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो कोरिलेशन है। इसको जैसे इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और यहाँ पर इसका जो रेंज होता है वो 0.00 होता है। ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। ये इसका डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल नीचे नीचे नहीं रहेगा, ये मतलब एक तरह से बराबर में होगा, मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ भी हो, है ना, एक बढ़े घटे दूसरे पर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह स्पष्ट होता है कि सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, आपको कोरिलेशन की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, कोरिलेशन के टाइप्स ध्यान में रखना है, रेखीय और अरेखीय के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन का आपको रेंज आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं।
तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में और रैंक डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है कि बच्चे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपके कोई सजेशंस हों तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।